हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू गेट वाला चैनल पे। गेट 2027 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे बच्चों के लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है, क्योंकि आप सब लोगों ने अभी तक गेट की पैटर्न के बारे में सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज के ढेर सारे वीडियोस, टॉपर स्टॉक सब कुछ देख लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कब तक अपना सिलेबस खत्म करना है, रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट, कोर्सेस, किस सीक्वेंस में कोर्सेस करना है, सब कुछ आपने देख लिया होगा। फिर भी मैं इस सेशन में आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक, कुछ ऐसे आपके चीजें जिसकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को और अपने रिजल्ट को टॉप से भी टॉप से भी टॉप पे बेटर से बेटर से बेटर से बेटर से बेस्ट तक ले जा सकते हैं। क्या है वो? आपको यहां दिख रहा होगा, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बट इन पॉइंट्स में बहुत बड़े हिडन राज छुपे हुए हैं जो मैं आपको बताऊंगा। मेरे अपने पर्सनल प्रिपरेशन के टाइम पे और उसके बाद लगभग 13 साल का गेट का जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है सारे स्टूडेंट्स को लेके, उन सब के साथ में मैंने जो लर्न किया है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लर्न की है कि स्टूडेंट्स को क्लासरूम अटेंड करने के अलावा, लर्निंग करने के अलावा, कंसेप्ट पढ़ने के अलावा अपने मेंटल एस्पेक्ट पे भी काम करना पड़ता है। और वो मेंटल एस्पेक्ट क्या है, क्यों ये जरूरी हो जाता है? क्योंकि गेट का प्रिपरेशन एक 100 मीटर की रेस नहीं है बेटा। गेट की प्रिपरेशन है एक मैराथन की रेस जिसमें लंबी दूरी तक दौड़ना है। तो इसमें आपको ऐसा नहीं है कि थोड़ा तेज दौड़ लिए और उसके बाद रुक गए और फिर कुछ नहीं किया, फिर तेज दौड़ लिए, फिर रुक गए, फिर कुछ नहीं किया। ऐसे में मुश्किल हो सकती है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा स्लो स्लो भागना पड़ेगा, पर डेली, निरंतर, लगातार भागना पड़ेगा। और इस तरीके से भागना पड़ेगा कि आप अपनी हर एक पॉइंट को, हर एक छोटी से छोटी चीज को इंप्रूव करते जाएं। तो इन सारे पॉइंट्स में जो कि हिडन, जो मैंने कहा हिडन कैरेक्टरिस्टिक है, जो गेट एस्पिरेंट में होनी चाहिए, जो उसे टॉप क्लास स्टूडेंट बना सकता है, टॉप रैंकर बना सकता है, उसमें सबसे पहली चीज है एक्यूरेसी। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे गेट एग्जाम में, तो आपको एक्यूरेट होना जरूरी है। देखो, आपको सबको पता है, आपको 180 मिनट्स, 3 घंटे मिलते हैं 65 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर कोई मुझे बोले कि कितनी जल्दी आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर दोगे, मैं बोलूंगा 3 मिनट में मैं पूरा पेपर सॉल्व कर सकता हूं। जितनी जल्दी मुझे क्वेश्चन दिखेगा, मेरे को आंसर ऑन स्क्रीन, ऑफ कोर्स ऑनलाइन पेपर होता है तो ऑन स्क्रीन मुझे आंसर देने का ऑप्शन दिखेगा, मैं तुरंत क्लिक करके और आगे बढ़ सकता हूं। मैं बिना क्वेश्चन रीड किए आंसर भी दे सकता हूं कि इसका आंसर ए आएगा, एमएसक्यू में इसके ए बी आंसर आएंगे, इसका आंसर -5 लिख दो, आगे बढ़ो। अब आप बोलोगे सर कैसी बेवकूफी वाली बात कर रहे हो? एग्जैक्टली माई पॉइंट, कि आप स्पीड बाद में देखो कि मैं कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। सबसे पहले आपको देखनी पड़ेगी एक्यूरेसी, कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जब क्वेश्चन आप क्लासरूम में भी ट्राई करते हो, जब आप प्रैक्टिस भी करते हो, आपको टीचर बताते हैं कि ये डीपीपी है, सॉल्व करना घर पे जाके, ये प्रैक्टिस शीट है, इसको सॉल्व करना घर पे जाके, ये पीवाईक्यूज है, ये सब्जेक्ट खत्म होने के बाद इसके पीवाईक्यूज लगाना, वहां जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है वो है एक्यूरेट आंसर लाने की टेक्निक, कि मैं थोड़ा स्लो चलूं, शुरुआत में चलेगा, बट मुझे एक्यूरेट आंसर आना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आप लोग के सामने। आपने अगर बाइक, कार या बाइसिकल चलाना सीखी होगी कभी, तो आप शुरुआत में स्लो चलते हो, स्पीड पे ध्यान नहीं देते हो, इस बात पे ध्यान देते हो कि मैं गिर ना जाऊं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कार या बाइक या हमारी साइकिल जो है कहीं ठुक ना जाए। देते हो ध्यान इस चीज पे? मैंने जब पहली बार कार चलाना सीखी थी, लगभग 1 महीने तक मैं सेकंड गियर तक ही कार चला रहा था। हार्डली 30-40 की स्पीड पे ही धीरे धीरे चलता था। पूरे बैंगलोर के शहर में मैं धीरे धीरे ही चलता था। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी लाना जरूरी है। जब मेरे हाथ जम गए, प्रैक्टिस हो गई, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ गई। अब मैं अच्छी खासी स्पीड पे कार चला सकता हूं। बट वो एक स्पीड सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज क्या थी? क्या थी? एक्यूरेसी। तो अगर आप एक्यूरेट आंसर देंगे तो गलत आंसर होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे, सही आंसर होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो अगर आप एग्जाम में 2-5 क्वेश्चन छोड़ के भी आते हैं, विच इज क्वाइट नॉर्मल फॉर सो मेनी स्टूडेंट्स, तो भी आप टॉपर में आ सकते हैं। क्योंकि अगर आपने 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए और 60 में से आपके 58 करेक्ट आए, तो आप समझ लीजिएगा
आपके सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन छूटे हैं। अगर सातों क्वेश्चन 2 मार्क के भी छूटे हैं तो आपने हार्डली 86 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है और सही किया है। और 86 मार्क्स के अगर अटेम्प्ट आए हैं, एक आध दो आपका नेगेटिव भी आया, तो आप 84 मार्क्स तक ला सकते हो। बट अगर आप सारे के सारे 64 अटेम्प्ट करके आओ, 65 अटेम्प्ट करके आओ, और वहां पे आपके गलत ज्यादा हो जाएंगे, एक तो नेगेटिव आएगा अलग, और ऊपर से आपका माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ये भी गलत कर दिया, वो भी गलत कर दिया, वो भी गलत कर दिया। तो एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रॉन्ग आंसर्स कम से कम करना है। टॉपर्स जो है, जो टॉप रैंक में आते हैं, वो उनका सबसे बड़ा यूएसपी यही होता है कि वो कम नेगेटिव मार्क लूज करते हैं, एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ताकि उन्हें पता रहे कि मैंने इसको अटेम्प्ट किया है, मतलब ये करेक्ट ही होगा। अब आप बोलोगे सर ये एक्यूरेसी आती कैसे है? एक्यूरेसी आती है लर्निंग से। आप लर्न करते हो ठीक है, बट थोड़ा स्लो चलो, शुरुआत में चलेगा। क्लासरूम में प्रैक्टिस के टाइम पे अगर आप स्लो हैं बट आपका आंसर करेक्ट आ रहे हैं तो बढ़िया है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, डीपीपी, पीवाईक्यू, वीकली टेस्ट के जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, आराम से क्वेश्चन पढ़ के समझ के और सॉल्व करने की कोशिश करो, जल्दबाजी मत करो। आंसर लाना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही आंसर लाना। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो बच्चे भूल जाते हैं। मैंने अपनी पिछले 15 साल 14 साल की गेट टीचिंग में ये एक्सपीरियंस जरूर किया है कि जितने भी बच्चे हैं वो इतनी हड़बड़ाहट में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी में, कि पहली लाइन में एक इंफॉर्मेशन लिखी थी वो भूल ही गए कि अच्छा सर ये तो देखा ही नहीं कि पूछा क्या था, फॉल्स पूछा है, ट्रू पे टिक करके आ गए सर हम। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं दिया, हमें आंसर लाने पे ज्यादा हमें आंसर लाना इतना जल्दी हो रहा है, तो हम क्वेश्चन ही भूल जाते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा था। वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्यूरेसी में हर चीज पे ध्यान देना आपको जरूरी है। तो हर एक टेस्ट के बाद आप आइडेंटिफाई करो कि क्यों आपने गलती करी, कहाँ गलती करी, फॉर्मूला मिस्टेक था या कंसेप्ट मिस्टेक थी, क्यों गलती हो गई आपसे। फिर आप मेंटेन करो वो मिस्टेक की नोटबुक, ताकि अगली बार आपको वही सेम गलती ना हो, और क्वालिटी क्वेश्चंस ज्यादा करो, ताकि आपकी एक्यूरेसी अच्छी इंप्रूव हो, हर एक वैरायटी के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाए किसी कंसेप्ट पे। अब पहली चीज तो हो गई आपकी एक्यूरेसी, दूसरी है स्पीड। ऑफ कोर्स स्पीड भी इंपॉर्टेंट है, बट स्पीड पे हम काम करेंगे सेकेंड फेज में। फर्स्ट फेज में हम काम करेंगे एक्यूरेसी पे, जब हम किसी कोर्स के आंसर्स करना शुरू कर देंगे। पहली बार में नहीं बनते कोई बात नहीं, अगर आपसे पहली बार में कोई क्वेश्चन नहीं भी बनता है, कोई इच्छा नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपकी इच्छा है कि हाँ बन जाए, बट टेंशन की चिंता की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूं। आपकी लर्निंग हो रही है, ये लर्निंग का ही फेज है, एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है अभी कि हमने पेपर दिया या हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, हमसे वो नहीं बना, अरे सर अब तो गेट में क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। अरे तुम लर्निंग फेज में हो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना तो आप उसका पैटर्न देखो, कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाता है, कैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, वो समझो। अगली बार अगर सेम क्वेश्चन आया और तुमसे बन गया तो ये तुम्हारी जीत है, और यही जीत में ही फॉर्मूला छुपा हुआ है आपकी गेट के सक्सेस का, कि जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, पहले अटेम्प्ट में नहीं बने तो कम से कम सॉल्यूशन देखने के बाद बन जाए, और अगर सॉल्यूशन देखने के बाद बन जाएंगे तो बस आप समझ लीजिए कि आपका जो नॉलेज बेस है वो इंप्रूव होता जा रहा है। जितने वैरायटी के क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठे रहेंगे, अगली बार सिमिलर या सेम क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और वहां से आती है स्पीड। जब आप एक क्वेश्चन को पहली बार सॉल्व करते हो तो आप हर एक मेथड को समझते हो कि अच्छा यहाँ ये कंसेप्ट लगेगा, फिर ये फॉर्मूला लगेगा, ये स्टेप लगेगी, और ऐसे करके आंसर आएगा, और आंसर आएगा इस यूनिट में। बट जब आप एक ही पैटर्न के 4 या 5 या 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो ना, तो फिर आपको आइडिया लग जाता है कि इस स्टेप पे मैं ऐसे 2-3 स्टेप स्किप करके डायरेक्टली ये निकाल सकता हूं, इस स्टेप पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इस फॉर्मूला में तो ये से ये कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिकली, मुझे पता है, तो मैं डायरेक्टली ये निकाल सकता हूं। जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे आप खुद ही, मैं या कोई दूसरा टीचर नहीं बताएगा, आप खुद ही ऑटोमेटिकली ही स्किप करने लगेंगे वो हर एक चीज जो आप पहले लिख रहे थे, अब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप क्विकली स्पीड अटेंड कर लेंगे। देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जिंदगी में पहली बार अगर तुमने कभी मैथमेटिक्स सॉल्व किया होगा, जिंदगी में पहली बार 7th 8th क्लास में इस टाइप की इक्वेशन तुम्हारे सामने आई होगी, 2x - 5 इज इक्वल टू 17, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x।
इसको सॉल्व करते वक्त पहले तुमको धीरे धीरे रूल सिखाए जाए गए थे कि ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का बनेगा, 17 प्लस 22 हो जाएंगे, फिर इधर 2x इक्वल्स टू 22 आएगा, x इधर है 2 मल्टीप्लीकेशन में तो इधर जाके डिवीजन में हो जाएगा। ऐसा करते करते आप रूल लगा लगा के स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे थे। अभी तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसको लिखते से ही तुरंत दिमाग में ही सॉल्व कर देंगे, दिमाग में ही आ जाएगा। 5 इधर जाएगा, ये 22 बनेगा, x के इधर 2 डिवीजन में जाएगा, 22 डिवाइड बाय 2 11 आ जाएगा सर आंसर। ये कैसे आया? जब पहली बार यही इक्वेशन तुम्हारे सामने आई थी तो क्या तुमसे x की वैल्यू तुरंत बिना लिखे आ गई थी? नहीं, पर अब आ जाती है। हाँ, क्यों? प्रैक्टिस। तुमने इतने क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व कर लिए कि अब तुम्हारी आदत हो गई। वही तो बात है। बच्चे को यह समझना जरूरी है कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे स्पीड बढ़ती जाएगी। और ये स्पीड बढ़ाना क्यों जरूरी है, दो चीजों के बारे में मैं यहां हाईलाइट करूंगा, आपको बड़ा मजा आएगा ये सुन के कि हाँ यार ये कभी नहीं सुना मैंने। देखो, जो टॉपर होता है ना वो प्रैक्टिस कभी छोड़ता नहीं है। चलो, एक टाइप के आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आपको लगा कि हाँ मुझसे बनने लगे हैं, तो टॉपर 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा सॉल्व करेगा। और नॉर्मल बंदा अब तो बन ही जाएगा, अब मेरे को क्या करने का है, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। पर जो टॉपर ने 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व किए ना, उससे उसकी स्पीड बढ़ गई बच्चे की, कि वो और जल्दी सॉल्व कर सकता है उन्हीं क्वेश्चन को, आपसे कुछ नंबर ऑफ सेकंड्स कम लगाएगा। आपसे मतलब कि जनरल बच्चे से कम टाइम लगाएगा, 10 15 20 सेकंड 30 सेकंड, हो सकता है 1 मिनट का भी समय वो बचा ले। जो ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आप करते हो ना, इससे आपकी बनती है स्पीड। और जब आपकी स्पीड बनती है तो एग्जाम में वो शो होती है। सेम क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, करीबन 50-60% क्वेश्चन जो आते हैं गेट में वो देखे दिखाए टॉपिक से ही आते हैं। तो आप उन 50-60% क्वेश्चंस को, जो आपका ऑन एन एवरेज 3 मिनट का समय होता है पर क्वेश्चन का, उससे बहुत कम समय में सॉल्व कर लेते हो। बस ये स्पीड जो है एग्जाम में रिफ्लेक्ट करेगी कि जो बचा हुआ क्वेश्चन है, 30-40-50% क्वेश्चन जो कि थोड़ा नया है, यूनिक है, कुछ 10-20% क्वेश्चन बहुत हार्ड आता है जिसमें समय लगता है सोचने में क्योंकि वो बहुत ही न्यू पैटर्न का आया है, तो उसके लिए आखिरी में बहुत समय बच जाता है टॉपर्स के पास। तो वो क्या करते हैं, उन बड़े बड़े क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को 5 मिनट 8 मिनट 7 मिनट भी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरुआत में देखे दिखाए क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर लिए। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी रेगुलर प्रैक्टिस से होंगे। तो जब आपके मन में ऐसा लग जाए कि अब यार ये टाइप के क्वेश्चन तो मुझसे बनने लगे हैं, तो भी 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेना अगर आपके पास है क्वेश्चन तो। क्यों? ताकि आपको ना प्रैक्टिस से और स्पीड बढ़ जाए। एग्जाम में ना टाइम का जो क्रंच होता है ना, वो बहुत पैनिक क्रिएट कर देता है बच्चों के दिमाग में। जो भी बच्चे पेड क्लासेस में अभी वीकली टेस्ट लिख रहे हैं ना, वो इस बात को फील कर पाएंगे और लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, हाँ सर ऐसा होता है कि जब हम वीकली टेस्ट देते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनते, पर हम ऐसे नॉर्मल प्रैक्टिस में वही क्वेश्चन बना लेते हैं, क्योंकि वो टाइमिंग का टिक टिक करता है। दूसरी चीज, आपके पास सॉल्यूशन की नहीं है कि आप चेक कर लो, आपके पास अपने नोट्स नहीं है कि आप देख लो, तो वो जो एक सिचुएशन क्रिएट होती है उसकी आदत अभी से डालनी पड़ेगी। तो स्पीड बढ़ाओ, पर ये स्पीड सेकेंडरी है, पहले एक्यूरेसी लाएंगे, फिर प्रैक्टिस से हम स्पीड बढ़ाएंगे। 65 क्वेश्चंस आपके पास रहते हैं, स्ट्रिक्ट टाइमर है, तो आपको 55 से 62 क्वेश्चंस कॉन्फिडेंस के साथ अगर सॉल्व करना है, तो पहले आप इजी क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व अगर कर पाओगे, देखे दिखाए क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाओगे, तो हार्ड क्वेश्चन के लिए आखिरी में आराम से टाइम मिलेगा। हर क्वेश्चन को आप 6 मिनट 8 मिनट 10-10 मिनट भी दे सकते हैं, 10 क्वेश्चन को आराम से। 10 क्वेश्चन तो नहीं आएंगे इतने हार्ड, पर आराम से दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। और बस वहीं पे छुपा हुआ है आपका ऑल इंडिया रैंक, जो 1 2 3 4 5 10 जो भी आप समझ रहे हो सोच रहे हो, उसमें आने का जो मंत्रा है वो। तो पीवाईक्यू सॉल्व करो, टेस्ट सॉल्व करो, धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ेगी, अभी नहीं बढ़ेगी, बट आप प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, एंड मोमेंट तक आते आते आपकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी। तीसरी चीज है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्यों? मैंने शुरुआत के ही इस वीडियो में कहा था भैया जी कि आपको मैराथन दौड़नी है, और ये मैराथन में रनिंग का भी सिंपल रूल है। मैं फिटनेस में भी हूं तो मुझे ये आइडिया है कि रनिंग का भी ये सिंपल रूल है कि कहीं रुके तो फिर सांस भरने लगती है, फिर आपसे दौड़ा नहीं जाता। तो आप रुको मत, भले थोड़ा धीरे दौड़ो, पर दौड़ो जरूर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ना शुरुआत में इतना हाईली मोटिवेटेड रहते हैं कि पर डे बेसिस पे 8-8 घंटे 6-6 घंटे 9-9 घंटे पढ़ते हैं, फिर 4-5 दिन के बाद बर्न आउट हो जाते हैं और वो 1 घंटा पर डे भी नहीं पढ़ पाते। ये ऐसा ग्राफ मत चलने दो कि किसी दिन बहुत हाईली मोटिवेटेड और किसी दिन बिल्कुल भी हाईली मोटिवेटेड नहीं है, बिल्कुल ही मोटिवेशन नहीं है कि पढ़ाई छोड़ दी। आप
कंसिस्टेंटली इसी जगह चढ़ो। आप 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 3 से 5 घंटे के बीच में अगर 1 साल तक लगातार आप मेहनत करते रह गए ना, तो आपका खेल बन जाएगा। इसके लिए ना सिंपल सी बात है, आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई दूसरा इधर-उधर की बात नहीं, बस डिसिप्लिन कि मुझे ये करना है तो करना है, पढ़ाई पे गिव अप नहीं करना है, पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना है। जैसे कि आप अपनी पार्टीज़ या अपने दोस्तों से मिलना एटसेट्रा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे पहले। जो है वो है, ये तो है ही है, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना है। ऐसे ही पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना है। क्यों? क्योंकि करियर की बात है भैया, तुम्हारे करियर की बात है। तुम्ही को काम करना है ज़िंदगी भर, तुम्ही को कमाना है और तुम्हारे लिए ही कमाना है, तुम्हारे अपने आप के लिए कमाना है और अपने आस-पास के परिवार के लिए कमाना है। तो ना तो कोई दूसरा तुम्हारी एग्ज़ाम लिखेगा, ना तुम्हारा कोई इंटरव्यू दूसरा कोई दे सकता है, ना तुम्हारे लिए कमा के दे सकता है। तुमको ही करना है, तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी और अभी कर लिया, तो जो शुरुआत आपको मिलेगी, गज़ब मिलेगी और जब शुरुआत मिलेगी, तो आप फिर टॉप पे पहुँच जाओगे। जो भी पीएसयूज़ या जो भी आप जॉब टारगेट कर रहे हो या एमटेक टारगेट कर रहे हो, वो सब मिल जाएगा। ओनली थिंग इज़ कि करना आप ही को पड़ेगा। तो एक डिसिप्लिन रख लो दिमाग में कि हमको पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। अगर कुछ भी आता है, दोस्तों की पार्टी, बर्थडेज़ ये वो, तो हम इस पढ़ाई के अलावा वाले टाइम में हम उसको मैनेज करेंगे हमेशा। अगर अगर भगवान ना चाहे ऐसा हो, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, पर अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है कि एक आध लेक्चर मिस हो गया या रिवीजन मिस हो गया, तो फिर वीकेंड पे या एक्स्ट्रा जो आपका टाइम है मस्ती करने का, रिलैक्स करने का, उसमें से आप फिर इसको दो, ताकि वीकली बेसिस पे जो आपने सोचा है कि मुझे 1 वीक में कम से कम 25 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है या 40 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, जितना भी आपका टारगेट है, तो फिर आप उतना पढ़ के रखो। आप थोड़ा आगे-पीछे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो कि अगर पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई नहीं कर पाए तो बाद में कर लिया या उल्टा वाइज़ा वर्सा हो गया। सो आपको क्या रहे, कम से कम आप एक पर्टिकुलर वीक बाय वीक ऊपर चलते जाएँ, चलते जाएँ, चलते जाएँ। ये कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम ना सब बच्चों को आती है। बीच में कुछ-कुछ आ गया, त्योहार आ गए, शादियाँ आ गई, फिर एग्ज़ाम आ गई सेमेस्टर्स की, तो बीच-बीच में ना थोड़े-थोड़े ब्रेक आते रहते हैं। बट छोटे-छोटे ब्रेक ठीक हैं, लंबा ब्रेक नहीं आना चाहिए। ऑफ ऑफ कोर्स यार, सेमेस्टर एग्जाम्स आपकी अगर आती हैं कॉलेज की, तो वो आपको ब्रेक देंगी बीच में 10, 15, 20 दिन का। वो हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई बड़ा ब्रेक इतना नहीं होना चाहिए गेट की प्रिपरेशन में। अनटिल अनलेस आपकी खुद की ही शादी हो, तो ठीक है, आप 15 दिन का गैप ले सकते हो। आपके भाई-बहन, बंधु की शादी हो, तो थोड़ा-थोड़ा आप रेगुलर बेसिस पे बीच-बीच में पढ़ सकते हो। बाकी के टाइम पे आप प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो। कोई ऐसा बहुत भारी भरकम आप पे बोझ नहीं आएगा घर का। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपके दूसरे भी बड़े हैं घर में, जो आपका काम डेलीगेट करा सकते हैं किसी और को। सिर्फ आप पे ही ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी घर की। अगर है तो भी ऐसे भी एग्ज़ाम्पल्स हैं जिन्होंने अपना घर खुद चलाया है और तो भी बड़ी-बड़ी एग्ज़ाम्स क्रैक की हैं। तो आप वहाँ से अपना मोटिवेशन ले सकते हो। तो गेट सिलेबस बहुत बड़ा है, मूड पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि आज मूड है तो पढ़ लेते हैं, नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। डिसिप्लिन रखो, जैसे कि हमारे टीचर्स डिसिप्लिन्ड वे में रोज़ आते हैं, रोज़ आपको पढ़ाते हैं, रोज़ आपको सिखाते हैं, वैसे ही आपको भी रोज़ आना है। मन हो या ना हो, थोड़ा मन कम है तो कम से कम क्लास तो अटेंड कर ही लो। एक बार क्लास में आ जाओगे ना, तो मूड सेट हो जाता है, चिंता की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे टीचर्स आपको एंटरटेन्ड रखेंगे, आपको एंगेज्ड लर्निंग देंगे, उसकी चिंता नहीं है। आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। अब आपको ना याद भी आने लगेंगी अपनी क्लास, हाँ, हाँ सर, वहाँ उन सर की क्लास में बहुत मज़ा आया था, वो सर की क्लास में भी बहुत मज़ा आया था एंड सो ऑन। तो ये मूड पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, डिसिप्लिन पे डिपेंडेंट रहना है। मूड हो ना हो, पढ़ना तो पढ़ना है भैया, अपना करियर बनाना है। फिर पिताजी को फॉरेन ट्रिप भी तो करानी है, पिताजी के लिए घर भी तो बनाना है, अपने लिए भी तो बड़ी गाड़ी लेनी है, अपने लिए अच्छी घड़ी और बढ़िया अच्छा जो भी हमारी सपने हैं अपने फ्यूचर को लेके वो बनाने हैं ना, वो अपने आप को बार-बार याद दिलाओ, मूड साइड में रह जाएगा, कंसिस्टेंसी निकल के आ जाएगी। 4 से 5 घंटे का अगर आप पर डे शेड्यूल निकालेंगे, आराम से मैनेज होगा, आप बर्नआउट भी नहीं करेंगे, रिलैक्स मूड करने के लिए भी टाइम मिलेगा आपके पास। बस जो बीच में फालतू टाइम वेस्ट हो रहा है ना, जिसमें ना पढ़ाई कर पा रहे हो, ना कुछ और मजे कर पा रहे हो, वो वेस्ट करना बंद कर दो कि बैठे हैं, फोन चला रहे हैं, आधा घंटा ऐसे ही स्क्रॉलिंग में चले गया। ये मत करना। अगर मस्ती करनी है तो रियली दोस्तों के साथ जाओ, मजे करो, खेलो, गेम्स खेलो फिजिकली। आप कहीं फुटबॉल, क्रिकेट एक्सेट्रा खेलने चले गए, मजा आएगा। अगर आप घर में हो, पढ़ाई कर लो, ताकि आपको दोनों टाइम में मैनेज करने में कोई इशू ना आए। एक स्टडी रूटीन फिक्स हो जाएगा टाइम के हिसाब से पर डे बेसिस पे, तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है पेशेंस।
पेशेंस क्यों? देखो एक सिंपल सी चीज है, हम काम करते हैं, हमें रोज सैलरी नहीं मिलती, तो हम इंतजार करते हैं कि मंथ के आखिरी में सैलरी मिलेगी, तब मजा आएगा भैया, हमारा जो भी हम मंथ का काम कर रहे हैं उसका हमें प्रतिफल मिलेगा, उसका एक आउटपुट मिलेगा। गेट एग्जाम या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सेम ही प्रारूप है, सेम ही स्ट्रक्चर है। रोज आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, रोज सैलरी नहीं मिलेगी कि मैंने इतना एफर्ट लगाया तो मेरे को रिजल्ट लाके दो, इसका कुछ तो मेरे को बेनिफिट मिला, क्या मिला, क्या हुआ मेरे साथ पता नहीं। जो भी बच्चे गेट की प्रिपरेशन या बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, उनके माइंड में ना हलचल होने लगती है, मैं इतने दिन से एफर्ट लगा रहा हूं, पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं, मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा मेरे को आइडिया ही नहीं, मेरा प्रिपरेशन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है मेरे को आइडिया ही नहीं। कनेक्ट कर पा रहे होंगे बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, ये उनके मन में भी आता होगा, सर हमने पहले कभी अच्छी बड़ी एग्जाम क्रैक नहीं की, तो क्या अब ये क्रैक होगी कि नहीं होगी हमें आइडिया ही नहीं। तो इसकी वजह से ना माइंड में हलचल चलती रहती है, दिमाग पूरा दही हो जाता है। अब ऑफ कोर्स ये अगर दिमाग का दही हो गया तो फिर कंसंट्रेट कैसे करेंगे पढ़ाई पे, नहीं हो पाएगी। तो फिर एक सिंपल सी बात है बॉस, एक दिन रिजल्ट आता है बस। गेट एग्जाम अगर कोई भी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, एक ही दिन रिजल्ट आता है, बट उसके लिए एलोंगेटेड 1 साल 1.5 साल कभी कभी 2 साल की भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, हो सकता है कभी कभी उससे बियॉन्ड भी चले जाए, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज टाइप की एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो फिर क्या, पेशेंस रखना जरूरी है, मेहनत पे अपने भरोसा रखना जरूरी है, अपने आप पे भरोसा रखना जरूरी है। तो पेशेंस अनादर की फैक्टर है यहाँ की, गिव अप नहीं मारना है, क्योंकि रिजल्ट सिर्फ एक दिन आएगा, एग्जाम सिर्फ एक दिन होगी, उसके लिए पढ़ाई रोज करनी पड़ेगी, 1 साल तक करनी पड़ेगी, 2 साल तक करनी पड़ेगी, 1.5 साल तक करनी पड़ेगी। तो सर ऐसे तो हमारा दिमाग जो है वो तो बहुत क्विक रिजल्ट चाहता है ना, क्विक हमें रिस्पॉन्स मिलेगा तो मजा आएगा ना कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, हम कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हाँ आपको छोटे छोटे टेस्ट से ये देखने को मिलेगा, पर छोटे छोटे टेस्ट में हर बार अच्छे मार्क्स थोड़ी आएंगे। जो वीकली टेस्ट या कोई टेस्ट आप लिखते हो उसमें हर बार अच्छे मार्क्स थोड़ी आएंगे, जो प्रैक्टिस आप करते हो वो हर बार क्वेश्चन थोड़ी बन पाएंगे, तो वहां से कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है। कॉन्फिडेंस मिलेगा बेटा मेहनत से। ये टेस्ट, प्रैक्टिस, डीपीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रिपरेशन है। और प्रिपरेशन का रिजल्ट नहीं आता, प्रिपरेशन का रिजल्ट एक ही दिन आएगा जब एग्जाम लिखोगे उसके बाद। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ नहीं बना, आपने उसको सीखने की कोशिश करी, डाउट आया सीखने की कोशिश करी, आपने क्वेश्चन बनाया नहीं बना, फिर उससे सीखने की कोशिश करी कि अच्छा ये आंसर कैसे आया, ये सब लर्निंग का पार्ट है। इसमें क्या आउटपुट मिलेगा, क्या प्रोडक्टिविटी मिलेगी? ऐसा तो है नहीं कि आपने 1 वीक की प्रिपरेशन कर ली तो आप मेल करोगे गेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को कि भाई साहब हमने 1 वीक की प्रिपरेशन कर ली है, 1 मार्क हमारे खाते में जोड़ दो। फिर 2 वीक की प्रिपरेशन हो गई, इतने मेहनत कर ली हमने इस वीक में, हमारे 1 मार्क और जोड़ दो। ऐसे 50 वीक की प्रिपरेशन हो गई, 50 मार्क और प्लस 20 बोनस के जोड़ दो, 70 हो जाएंगे हमारे। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो पेशेंस रखना पड़ेगा, एक ही दिन एग्जाम होगी और एक ही दिन उसका रिजल्ट आएगा, पर उसके लिए डेली पढ़ना पड़ेगा। तो दिमाग को कन्विंस कराओ, अपने माइंड को कन्विंस कराओ कि डेली अगर हमें आउटपुट अच्छा नहीं मिलता है, डेली अगर प्रोडक्टिव काम नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा 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 चलते जाओ, 2-2 घंटे का लेक्चर, 3-3 घंटे का लेक्चर एक दिन में देखते जाओ, रिवीजन करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे और लंबा रास्ता आप तय कर लेंगे तो लगेगा यार मैंने बहुत कवर कर लिया। पर डे बेसिस पे आपको लगेगा इतना सा तो कवर किया मैंने, पर वो इतना सा इतना सा इतना सा इतना सा पर डे बेसिस पे जब आप एक पूरा मंथ या 2 मंथ या 3 महीने पलट के देखोगे तो लगेगा बहुत कुछ कर लिया। गेट की प्रिपरेशन में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको ये एक और पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि शुरुआत स्लो होती है। आप नंबर ऑफ कोर्सेज शुरुआत के 3-4 महीने में 3 या 4 ही कर पाएंगे, हो सकता है 2 या 3 ही कर पाए, धीरे चलेंगे, क्योंकि आपकी लर्निंग जो है अभी उसके माइंडसेट बनने में समय लगेगा। गेट के लेवल पे आपके दिमाग को ले जाने में थोड़ा समय लगता है कि आप ग्रास्प कर पाए कंसेप्ट को, तुरंत याद भी रह पाए, प्रैक्टिस भी कर पाए और गेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो शुरुआत के 3-4 महीने स्लो होते हैं, उसके बाद फिर आप जॉगिंग करना शुरू करते हैं। जॉगिंग के बाद फिर आखिरी के और जो कोर्सेस लास्ट लास्ट के कोर्सेज होते हैं ना, वो तो आप ऐसे दौड़ते हो एकदम मैराथन की तरह, उसेन बोल्ट भी कुछ ना लगे। तो शुरुआत में पेशेंस ज्यादा रखना जरूरी है, मिडिल फेज में भी रखना जरूरी है, ताकि एंड मोमेंट जब आपकी स्पीड टॉप क्लास होने लायक हो तब आप दौड़ पाए।
तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, लॉन्ग टर्म फोकस ज़रूरी है। आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है क्योंकि आप ही के करियर की बात है, मेरे या किसी और के लिए नहीं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप ही के करियर के लिए है ये। तो क्यों 10 से 12 महीने का पीक समय होता है, तो रोज़ आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, लंबे टाइम तक तो पेशेंस रखना ज़रूरी है बॉस। अप एंड डाउन्स आएँगे, बर्नआउट फ़ील होगा कि यार रोज़-रोज़, रोज़-रोज़ यही करते हैं, दोस्त लोग तो मज़े कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये वो कर रहा है, सोशल मीडिया पे देखोगे तो कोई कुछ कोर और कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। डरने का नहीं है, हमारा भी समय आएगा, हम भी करेंगे और ज़्यादा बेहतर ही करेंगे जो हमें चाहिए। बट अभी पेशेंस रखना ज़रूरी है क्योंकि करियर नहीं बना है और उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम भी घूमने जाएँगे, हम भी अच्छे प्रोडक्ट खरीदेंगे, हम भी मज़े मारेंगे, हम भी पार्टीज़ करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट एक बार करियर सेट हो जाए ना, उसके बाद हमारे अपने पैसे से करेंगे, अपने पैसे से ना जो मज़े आते हैं ना, अपना पैसा खुद खर्च करने का जो मज़ा आता है ना, उसकी बात ही अलग है। क्योंकि ना तो टेंशन है कि पिताजी से पैसे लेने में बुरा लगेगा या उनके पैसे खर्च करने का बुरा लगेगा और ना ही इस बात की परेशानी रहेगी कि पिताजी के कंधों पे ज़्यादा वज़न ना आ जाए, उनसे ज़्यादा पैसे ना ले लिए जाएँ। उतना वो गिल्ट जो है वो हट जाएगा दिमाग से और वो बहुत सुकून देगा, इतना मज़ा आएगा उस सुकून से आपको कि आप इसको अभी फ़ील शायद थोड़ा-थोड़ा कर पाओगे, पर उतना नहीं जितना उस दिन आपको फ़ील होगा। तो अप्स एंड डाउन्स आएँगे, बट पेशेंस रखते रहिए, लंबी जर्नी है। आराम से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, रोज़-रोज़, रोज़-रोज़ चलते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको रिज़ल्ट मिलेगा और ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा जो आपने चाहा था। उससे बेहतर ही मिलेगा अगर आपने ये क्वालिटीज़ पे फ़ोकस कर लिया तो। तो यहाँ लिखा है देखिए, इफ यू बिल्ड स्पीड टू अटेम्प्ट, एक्यूरेसी टू स्कोर, कंसिस्टेंसी टू ग्रो एंड पेशेंस टू सर्वाइव, आप डेफिनिटली एक टॉपर बन के आएँगे और आप एक एग्जाम्पल सेट करेंगे बाकी सारे स्टूडेंट्स के बीच में जिनका नाम हम हमारी क्लास में जोर जोर से चीख चीख के चिल्लाएंगे कि देखो इन्होंने करके दिखाया है। अब आपकी बारी, आपके जूनियर बैच और जूनियर बैच और जूनियर बैच, सालों साल आपका एग्जाम्पल जो है हम वहां उन स्टूडेंट्स को देंगे क्योंकि आपने वो करके दिखाया जो आपके नॉर्मल रूटीन के अगेंस्ट था, आपके नॉर्मल दिमाग के पेशेंस के अगेंस्ट था जो आपने करके दिखाया। तो ये 4 क्वालिटीज़ आप मेंटेन करिए एंड मैं उम्मीद करूँगा कि आप इनको फॉलो ज़रूर करेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपके दिमाग में बच जाता है, तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके जाइएगा या फिर आप टेलीग्राम पे हमें पूछ सकते हैं। VISHVADEEPSIR ये आईडी है विश्वदीप सर नाम से। इस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है विश्वदीप सर। आप जॉइन करके और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। कीप लर्निंग हैप्पीली। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। हैप्पी लर्निंग।